दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का कॉम्पोजिशन क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की इस रिपोर्ट की माने तो यूनिवर्स में सिर्फ 5% ही नॉर्मल मैटर एग्जिस्ट करता है। यानी कि आसमान में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, और स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में इंसानों ने जो कुछ भी आज तक खोजा है, वो यूनिवर्स के टोटल मास एनर्जी कॉम्पोजिशन का महज 5% हिस्सा है। इसके अलावा करीब 25% यूनिवर्स डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी का बना हुआ है। यानी कि डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स को डोमिनेट करती है। लेकिन ये किन चीजों से बनी हुई है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। पर यार, आप सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? डार्क एनर्जी चाहे 70% हो या 90% हो, अब चाहे ये किसी भी चीज से बनी क्यों ना हो, इससे हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि डार्क एनर्जी वो फोर्स है जो यूनिवर्स के अंत का कारण बन सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि यही डार्क एनर्जी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के पीछे का रीजन है। अब अगर यूनिवर्स में इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की स्पीड को इंक्रीज कर देगा और इसका अंजाम होगा द बिग रिप। और अगर इसकी क्वांटिटी कम होगी तो ग्रेविटी यूनिवर्स को अपने काबू में ले लेगी और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स रिवर्स हो जाएगा, जो द बिग क्रंच का कारण बनेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डार्क एनर्जी का सोर्स आखिर है क्या? दोस्तों, 15 फरवरी 2023 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस रिसर्च पेपर के अनुसार इसके पीछे का कारण ब्लैक होल्स है। पर आखिर कैसे? दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों का इसका पहला क्लू ना तो ब्लैक होल की ऑब्जर्वेशन से मिला था और ना ही डार्क एनर्जी की, बल्कि यहाँ पर एक तीसरा फैक्टर था जो उनके बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का कारण बना, और वो तीसरा फैक्टर था इलिप्टिकल गैलेक्सीज। अब दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार इलिप्टिकल गैलेक्सीज वो होती है जिनका शेप इलिप्सोडियल होता है। स्पाइरल गैलेक्सीज की तरह इनमें स्पाइरल आर्म्स नहीं होते और यूनिवर्स की स्केल पर इनकी एज सबसे ज्यादा मानी जाती है, और ऐसा हम इनके अंदर प्रेजेंट रेड स्टार्स के नंबर को देखकर कह सकते हैं। अब देखो, आज से करीब 250 करोड़ साल बाद जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर होगी तो ये दो स्पाइरल गैलेक्सीज मिलकर एक इलिप्टिकल गैलेक्सी का ही फॉर्मेशन करेंगी। अब दोस्तों, यूनिवर्स में इलिप्टिकल गैलेक्सीज कई वेराइटीज में पाई जाती है। कुछ की साइज काफी विशालकाय होती है तो कुछ ड्वार्फ साइज की होती है, कुछ काफी पुरानी होती है तो कुछ अभी कुछ मिलियन ईयर्स पहले ही बनी है। पर हर इलिप्टिकल गैलेक्सी में एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है, और वो है डस्ट और गैसेस की कमी, जिसके कारण यहाँ नए स्टार्स का फॉर्मेशन ना के बराबर हो जाता है। अब देखो, इसके पीछे का कारण ऐसी गैलेक्सीज के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को माना जाता है, जो गैलेक्सी से सारे डस्ट एंड गैसेस को खत्म कर देता है। अब दोस्तों, जब गैलेक्सी में गैस और डस्ट बचता ही नहीं है तो उसका एवोल्यूशन वहीं पर रुक जाता है, और इसके कारण उस गैलेक्सी का मास और उसका शेप स्टेबल हो जाता है। अब दोस्तों, अभी कुछ सालों पहले तक हम इसी थियोरी पर बिलीव करते थे, पर हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ इलिप्टिकल गैलेक्सीज का मास समय के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब इलिप्टिकल गैलेक्सीज का जो एवोल्यूशन हमने आज तक एज्यूम किया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इलिप्टिकल गैलेक्सीज कई डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब कुछ वैज्ञानिकों ने कई सारी इलिप्टिकल गैलेक्सीज के ब्लैक होल के मास और उनके टोटल स्टेलर मास के बीच एक ग्राफ बनाया तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा रहा। यहाँ पर उन्होंने हमारी मिल्की वे के आसपास मौजूद यंग गैलेक्सीज को रेड कलर से डिनोट किया है। अब देखो, 5 से 6 अरब साल पुरानी मिडिल एज्ड गैलेक्सीज को ब्लू और यूनिवर्स के शुरुआती 2-3 बिलियन सालों के दौरान बनी गैलेक्सीज को ऑरेंज कलर से डिनोट किया गया है। अब इस ग्राफ में हमें साफ साफ एक पैटर्न दिखाई देता है। जो पुरानी गैलेक्सीज है उनके ब्लैक होल्स यंगर गैलेक्सीज के कंपैरिजन में 7 से 20 गुना तक ज्यादा मैसिव होते हैं। पर अब सवाल उठता है कि आखिर ये एक्स्ट्रा मास आ कहां से रहा है भाई? इसका पॉसिबल रीजन डार्क एनर्जी हो सकती है, और यही से वैज्ञानिक डार्क एनर्जी और ब्लैक होल के बीच कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, 15 फरवरी 2023 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस रिसर्च पेपर में आपको दो वर्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे, वैक्यूम एनर्जी और कॉस्मोलॉजिकल कपलिंग ऑफ ब्लैक होल्स। अब वैक्यूम एनर्जी स्पेस के वैक्यूम में एग्जिस्ट करने वाली एक एनर्जी होती है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। अब इसके बारे में मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही ला चुका हूं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद डायरेक्ट उसी को देख लेना।
अब दोस्तों वैक्यूम एनर्जी स्पेस के वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब यह है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के साथ जैसे जैसे स्पेस का वैक्यूम बढ़ेगा वैक्यूम एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर भी ये वैक्यूम एनर्जी एग्जिस्ट करती है और ये भी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर मेरे इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। ब्लैक होल के अंदर वैक्यूम एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब है कि ब्लैक होल की टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। और आइंस्टाइन के फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी कि E=mc² के अनुसार एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। लेकिन यहाँ के फिजिक्स के दो लॉज ब्रेक जो हो रहे हैं, एक तो यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएट हो रही है और दूसरा मास भी क्रिएट हो रहा है। अब यूनिवर्स के टोटल मास एनर्जी कॉम्पोजिशन को बैलेंस में बनाए रखने के लिए ब्लैक होल एक नेगेटिव एनर्जी को एक्सर्ट करता है और ये नेगेटिव एनर्जी आसपास के स्पेस को ब्लैक होल से लगातार दूर ले जाती है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से सोचो तो यही एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कारण है। स्टडीज में ये पाया गया है कि डार्क एनर्जी की जो डेंसिटी हम एज्यूम करते हैं ना, उसकी वैल्यू ब्लैक होल के द्वारा एक्सर्ट की गई नेगेटिव एनर्जी के बराबर ही होती है। और मेरे दोस्त इसे ही कॉस्मोलॉजिकल कपलिंग ऑफ ब्लैक होल्स कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे होंगे जो अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहे हैं। जैसे A यूनिवर्स के करंट एक्सपेंशन को डिनोट करता है और AI उसके इनिशियल एक्सपेंशन को। M यहाँ पर मास ऑफ ब्लैक होल होता है, तो इसी तरह MA ब्लैक होल का करंट मास है और MAI ब्लैक होल का इनिशियल मास कहा गया है। और K डिनोट करता है कॉस्मोलॉजिकल कपलिंग की स्ट्रेंथ को। अब दोस्तों अगर इस इक्वेशन में हम K की वैल्यू को 0 रख दे तो ब्लैक होल का इनिशियल और करंट मास दोनों ही सेम हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम K की जगह पर 3 रख दे, टू बी एग्जैक्ट 3.11 रख दे, तो ये कॉस्मोलॉजिकल कपलिंग और ब्लैक होल्स के बढ़ते मास को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। पर दोस्तों अब सवाल उठता है कि जब हम इंसानों को आज तक ब्लैक होल के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है और हम ये भी नहीं जानते कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या हो सकता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स ही डार्क एनर्जी का सोर्स है। अगर हम अपने ग्राफ पर वापस चले और यहाँ दिख रही सभी गैलेक्सीज पर कॉस्मोलॉजिकल कपलिंग की इक्वेशन को अप्लाई करें तो ये 90% तक एक्यूरेट बैठती है। अब इनमें से किसी में भी अगर हम K की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये तो उस गैलेक्सी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन अगर हम K की वैल्यू को 3.11 रखते हैं तो ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। अब दोस्तों वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस बात को लेकर डाउट में थे कि यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है, और हमारी ये वाली थियरी वैज्ञानिकों के इस डाउट को भी सॉल्व करती है। अब देखो जब एक गैलेक्सी अपनी एवोल्यूशन के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है, जो कि ऑब्वियसली इलिप्टिकल गैलेक्सी बनने की होती है, तो उसके अंदर गैस और डस्ट का कॉम्पोजिशन ना के बराबर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसके सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल डार्क एनर्जी को एक्सर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि यूनिवर्स के फॉर्मेशन को करीब 1370 करोड़ साल बीत चुके हैं, तो यहाँ गैलेक्सीज लगातार अपने एवोल्यूशन के फाइनल स्टेजेस पर पहुंचती जा रही है और फिर उनके ब्लैक होल्स हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जो हमने डार्क एनर्जी के इक्विवेलेंट एज्यूम किया है उसे एक्सर्ट करती जा रही है। पर अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर ये सिस्टम ऐसा ही काम करता है तो क्या यूनिवर्स में डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती रहने वाली है, और क्या हम उस दिन के करीब है जब एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इतना ज्यादा हो चुका होगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरटेक करके नॉर्मल मैटर को खत्म कर देगा? वेल दोस्तों देखो इन सवालों का जवाब तो भविष्य में ही छिपा हुआ है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स डार्क एनर्जी को एक्सर्ट करते हैं, ये अभी तक महज एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो अभी तक हमारे लिए हाइपोथेटिकल ही है, और ब्लैक होल इसे एक्सर्ट भी करता है। इसका भी कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ हमारे पास नहीं है। अब दूसरी ओर अपने ग्राफ में हमने यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में प्रेजेंट डिफरेंट एजेस के इलिप्टिकल स्टार्स लिए थे, विदाउट कंसीडरिंग कि उनके एवोल्यूशन के फेजेस आखिर किस तरह से रहे होंगे। हमने उन्हें एक साथ एक ही थाली में रखकर परोस दिया। अब हो सकता है कि हमारी ये अजम्पशंस सही साबित हो या फिर ये गलत भी साबित हो सकते हैं। डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स के बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए अभी हमें और ऑब्जर्वेशनल प्रूफ्स एस्टैब्लिश करने होंगे। वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई
ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी को एमिट कर सकता है। आपकी क्या राय है इस सवाल पे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।